हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 7, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अगर नई एनसीईआरटी में देखेंगे तो सिर्फ फ्रॉग दिया है, ठीक है, ना कॉकरोच दिया है और ना ही टिश्यू के बारे में दिया है। तो मैं ये पुरानी एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ा रही हूँ और मैं आज टिश्यू वाला जो पार्ट है एनिमल टिश्यू उसको खत्म करूंगी और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू में। In the preceding chapter, you come across a variety of organism, both unicellular, multicellular of the animal kingdom. Animal kingdom में हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म कैसे थे, सब मल्टीसेलुलर थे। लेकिन उससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें देखा कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक सेल के बने होते हैं, या फिर कई सारे सेल्स के बने होते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। In unicellular organism, all the function like digestion, respiration, reproduction are performed by a single cell. अगर बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, ये सब में क्या है, इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, बोल सकते हैं, या एक सेल से बने हुए हैं। तो इनमें जैसे फंक्शन है डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब एक ही सेल, सारी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी है, ठीक है, जितनी भी फंक्शन है, ये एक ही सेल कर रहा है, तभी तो इंडिपेंडेंट है ये। In the complex body of the multicellular animal, the same basic function are carried out by different group of the cell in well organized manner. अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, उसमें ढेर सारे बोल सकते हैं सेल बने हुए हैं, ठीक है, ढेर सारे वहाँ पे टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। तो यहाँ पे यही बेसिक फंक्शन, चाहे डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, जितनी भी ये सारी फंक्शन है, बेसिक फंक्शंस, ये डिफरेंट बोल सकते हैं जो सेल है या डिफरेंट जो ऑर्गन है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करते हैं। The body of the simple organism like Hydra are made up of different type of cell and the number of cell in each type can be 1000। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हाइड्रा की, सिलेंट्रेट है ये, ठीक है, निडेरिया है। अब हाइड्रा की बात करते हैं, इसके पास डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब मल्टीसेलुलर होंगे, तो इनके पास क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। हाइड्रा की बात कर रही हूँ। इनमें हर जो सेल है, जो नंबर ऑफ सेल है, उनमें क्या है, कई एक सेल में उनके पास हजारों टाइप हो सकते हैं सेल्स के, ठीक है। The human body is composed of billions of the cell to perform various function। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते, अपनी ही बात करते, तो हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। हाउ डू दीज सेल इन द बॉडी वर्क टुगेदर, कैसे ये जो बॉडी में इतने सारे सेल्स कैसे एक साथ काम करते हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स में, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अब उनकी एक्टिविटी कैसे देखते हैं कि कैसे ये सारे सेल्स एक ही फंक्शन को एक साथ करते हैं। A group of the similar cell along with the intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल, ढेर सारे सेल क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, जिनके पास क्या है, सेम इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, ठीक है, एक चीज से जैसे जुड़े हुए हैं, एक ही सब्सटेंस सबके पास है और एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल दिख रहे हैं, ठीक है, इनके पास क्या इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जो कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। You may be surprised to know that all the complex animal consist of only 4 type of tissue। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिमल्स की बात करते हैं, उनके पास सिर्फ 4 टाइप के, सिर्फ 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। These tissue are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, लंग्स, हार्ट एंड किडनी, ठीक है। ये जो 4 टाइप के ही सिर्फ टिश्यू पाए जाते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स एनिमल में, और इनका जो काम है, स्पेसिफिक जो प्रोपोर्शन है, कितने पैटर्न में प्रेजेंट होंगे। जैसे कुछ ऑर्गन का नाम दिया गया है, स्टोमच हो गया पेट, लंग्स हो गए फेफड़े, हार्ट, ठीक है, दिल, और किडनी, ठीक है। इनमें क्या होंगे, डिफरेंट पोर्शन इनके, वो सब ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी लंग्स हैं या फिर स्टोमच है सब एक ही टिश्यू से बने होंगे, नहीं, डिफरेंट टिश्यूज के बने होंगे। उनका कितना प्रोपोर्शन होगा, किस तरीके का पैटर्न होगा, सब में अलग होगा सारे ऑर्गन्स में। When 2 or more organ perform a common function by their physical or the chemical interaction, they together form an organ system that is, एग्जाम्पल दिया है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक ही कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, चाहे फिजिकल या फिर केमिकल इंट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। 2 ऑर्गन आ गए एक साथ, ठीक है, कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, ऑर्गन की बात की जा रही है कि 2 ऑर्गन एक साथ आके एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिकली एक दूसरे से इंट्रैक्शन है, चाहे केमिकली है। केमिकली का मतलब हार्मोन्स निकलेंगे, एंजाइम्स निकलेंगे, केमिकल है। फिजिकल का मतलब डक्ट वगैरह, ठीक है, दूसरे से क्या होगा, एक जुड़ाव होगा,
दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन में, तो हम इसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ढेर सारे यहाँ पे ऑर्गन है, जैसे स्टोमच हो गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारा पैनक्रियाज है, बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स हो गया, ठीक। इसके अलावा हम और भी सिस्टम है, स्क्रिटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम क्या है, सब में क्या होगा, ऑर्गन, एक से ज़्यादा ऑर्गन एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम फंक्शन कर रहे हैं। Cells, tissue, organ and organ system split up the work in a way that exhibit the division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. Cell हो गए, टिश्यू हो गए, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। स्प्लिट अप का मतलब अपने कामों को बांट दिया है। सेल कोई और काम करेगा, जब सेल एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे सेम टाइप के सेल और कॉमन फंक्शन करेंगे तो टिश्यू हो गए। और टिश्यू का मतलब क्या हो गया, जब कोई ऑर्गन है तो वो टिश्यू से बना हुआ है, टिश्यू एक साथ इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनल्स बनाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंस्ट्रेंट बनाएंगे तो क्या बनेंगे, ऑर्गन। और ढेर सारे ऑर्गन या बोल सकते हैं दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन करेंगे, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। सब ने अपना अपना काम क्या किया है, बांट लिया है कि सेल को कौन सा काम करना है, टिश्यू को कौन सा काम करना है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है, सब ने अपना अपना काम बांट लिया है। तो यहाँ पे लिखा है स्प्लिट अप द वर्क इन वे दे एक्सहिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी, ठीक है। सब ने अपना अपना काम बांट लिया जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है सर्वाइव कर सके एज अ होल, ठीक है। टिश्यू कोई और काम करेंगे, सेल कुछ और काम करेंगे, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अपना अपना सबने काम बांट लिया है। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। यहाँ से नीट में दो सवाल तो कन्फर्म आते हैं, 3 भी हो सकता है, 2 तो आएंगे कन्फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू में। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। जो सेल का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप के आपने सेल देखे होंगे, उनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे हुआ, जब फंक्शन उनका अलग होगा तो स्ट्रक्चर भी उसी अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही लिखी गई है पहले कि जो स्ट्रक्चर है, किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग बदलता है, ठीक है। Therefore, the tissue are different and are broadly classified into 4. अगर बात करते हैं सेल, जब एक जैसे सेल एक साथ इकट्ठा हो गए, मान लीजिए कि सर्कुलर सेल है, ठीक है, इनका डायमीटर सेम है, ये इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, टिश्यू। अब टिश्यू भी क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, मतलब कि जैसे उनका डायमीटर डिफरेंट टिश्यू, जैसे सेल रहेंगे, जिस टाइप का सेल होगा, ठीक है, जैसे उसका शेप होगा उसी टाइप के क्या होंगे, टिश्यू होंगे। तो इसका मतलब कि अब हम लोग जो टिश्यू में पढ़ेंगे वो भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। और 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल। एपिथेलियम जो आउटर सरफेस से प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करके रख रहा है बॉडी में, मस्कुलर मसल वाले, ठीक है, न्यूरल जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम का मतलब क्या होता है कि जो सरफेस पे हो, ठीक है, बाहर हो। वी कॉमनली रिफर्स टू एन एपिथेलियम टिश्यू इज एपिथेलियम, ठीक है। हम कॉमनली एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलते हैं, एपिथेलियम, ठीक है। दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इनके पास क्या होती है कि बाहर फ्री सरफेस होगा। एक तो बाहर हो गया हमारे जो आउटर इन्वायरमेंट की तरफ बाहर सरफेस हो गया, एक दूसरा जो एपिथेलियम का जो अंदर वाला पार्ट होगा वो भी फ्री सरफेस होगा, किसके लिए, बॉडी फ्लूइड के लिए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो एपिथेलियम टिश्यू है ये पूरी तरीके से लाइनिंग कवरिंग प्रोवाइड करते हैं बॉडी का, ठीक है। द सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ अ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इनमें सेल्स होंगे, इन टिश्यू में जो सेल्स होंगे, अब ढेर सारे यहाँ पे सेल ही टिश्यू बना रहे हैं, लेकिन जो ये टिश्यू के सेल्स होंगे वो कम्पैक्टली पैक्ड होंगे, मतलब उनके पास कोई भी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा, छोटा होगा, बहुत कम उनके बीच में स्पेस होंगे, ठीक है। There are 2 type of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप की एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, सिंपल एपिथेलियम है, दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल के बारे में देखते हैं। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल एंड फंक्शन एज द लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब, ठीक है। जो सिंपल एपिथेलियम होंगे सिर्फ एक लेयर के बने होंगे, ठीक है। एक लेयर का मतलब क्या है कि सेल की बस एक ही लेयर होगी, इनकी टिश्यू की बस एक ही लेयर होगी, मतलब 2 लेयर नहीं होगी, सिर्फ सिंगल लेयर होगी, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि बॉडी कैविटी में, ठीक, डक्ट में, ट्यूब में, तो वहाँ पे सिंपल एपिथेलियम की एक लाइनिंग वाली आप लेयर देख सकते हैं। इसके अलावा कंपाउंड एपिथेलियम में देखते हैं। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज डज आवर स्किन, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं जो सिंपल एपिथेलियम उस पर एक ही लेयर है, किसकी, सेल्स की है, एपिथेलियम सेल्स की है। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, नाम से लग रहा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होगा, इसके पास क्या होगी, जो सेल की लेयर होगी 2 या 2 से ज़्यादा होगी। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी जो आउटर स्किन है बॉडी की, ये क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इन्वायरमेंट से, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके हिसाब से, किसके आधार पर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मीन्स स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ चेंजेस आ गई ऑफ द सेल, द सिंपल इपिथेलियम आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। ठीक है, अगर हम सिंपल इपिथेलियम की बात करते हैं, कंपाउंड की नहीं सिंपल की, सिंपल में क्या है, एक ही लेयर है, एक ही सेल की लेयर है। कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी में, डक्ट्स में प्रेजेंट है, ट्यूब में प्रेजेंट है। कंपाउंड वाली कहाँ है, हमारे आउटर स्किन, बॉडी की जो आउटर स्किन है वहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा लेयर से बनी हुई है। यहाँ पे सिंपल इपिथेलियम है, उनके जो सेल्स है उनमें कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हो जाए तो यहाँ पे बोल सकते हैं 3 टाइप के सिंपल इपिथेलियम मॉडिफिकेशन के बाद 3 टाइप के और टिश्यूज बनाते हैं, जैसे स्क्वैमस, क्यूबाइडल एंड कॉलमनर। अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, स्क्वैमस इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेन सेल विद इरेगुलर बाउंड्री। हम जानते हैं कि चाहे स्क्वैमस इपिथेलियम होगा, क्यूबाइडल इपिथेलियम होगा, कॉलमनर इपिथेलियम होगा, सबके पास क्या होंगे, सिंगल लेयर होंगे सेल्स की। क्यों होंगी, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन हुआ, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन किसका हुआ है, सिंपल इपिथेलियम का हुआ है, कंपाउंड का नहीं हुआ, सिंपल इपिथेलियम का हुआ। तो हम पहले से जानते हैं कि जो सिंपल इपिथेलियम है उनके पास जो सेल की लेयर है सिर्फ एक ही है, कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो भी मॉडिफिकेशन हुआ स्ट्रक्चर में, किसके, सिंपल इपिथेलियम में, तो जितने भी मॉडिफिकेशन के बाद जितने भी बोल सकते हैं इपिथेलियम बने हुए, चाहे स्क्वैमस इपिथेलियम होगा, क्यूबाइडल इपिथेलियम हो, कॉलमनर इपिथेलियम, सब में क्या होगा, सिंगल लेयर होगा सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कि जो स्क्वैमस इपिथेलियम है वो सिंगल लेयर, पतली से सिंगल लेयर की बनी हुई है, किसकी, सेल्स की। ये फ्लैटन है सेल, ठीक है, चिपके हुए इस तरीके से, लेकिन इनकी जो बाउंड्रीज है इरेगुलर है, सही नहीं है। ठीक है, दे आर फाउंड इन दी walls of the blood vessels and the air sac of lungs and are involved in the function like the making a diffusion boundary। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके जो वॉल्स हैं, अंदर जो वॉल्स है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा बोल सकते हैं लंग्स है, उसमें जो एयर सैक एल्वुलाई है वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं कौन, सिंपल एपिथेलियम की स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन कराना। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम के नाम से लग रहा है क्यूब लाइक। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो स्क्वैमस एपिथेलियम है। देखिए ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, पहला वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए सिंगल लेयर है, एक ही लेयर, देखिए एक सेल ही सिंगल लेयर का ही बना हुआ है सेल का। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे फ्लैटन है, चिपके हुए हैं, टाइल्स लाइक होंगे, दिख रहे हैं। इनकी जो बाउंड्रीज है इरेगुलर है, यहाँ पे इनकी बाउंड्री डिफाइन नहीं हुई, सीधे स्ट्रेट नहीं जा रही। देखिए इनकी बाउंड्री तो डिफाइंड है बट इनकी कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। तो कौन हो गए, स्क्वैमस एपिथेलियम। कहाँ प्रेजेंट होंगे, बोल सकते हो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जो हमारे लंग्स में एयर सैक एल्वुलाई है, यही कहना चाहता है एनसीईआरटी, वहाँ प्रेजेंट होकर मेन काम क्या होगा, डिफ्यूजन कराना इनका। ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियम को देखते हैं, यहाँ पे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी सिंगल लेयर के हैं, यहाँ पे भी सिंगल लेयर ही होगा सेल का, लेकिन यहाँ पे देखिए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो सेल है ना वो क्यूब जैसा है। ठीक है, सबके पास क्या है, अपने एक सिंगल न्यूक्लियाई है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं, द क्यूबाइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। ठीक है, हमने भी देखा कि ये क्या है, सिंगल लेयर है। ठीक है, और क्यूब लाइक सेल है क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक, दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ द ग्लैंड एंड द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी। इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो ग्लैंड्स के डक्ट है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से ग्लैंड, ठीक है, लीवर भी एक ग्लैंड है, वहां से भी कोई डक्ट निकलेगा। ठीक है, तो जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से क्या निकलता है, डक्ट निकलता है। ठीक है, तो जब डक्ट निकलता है तो ये डक्ट किसके बने होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं, मीन्स क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर। इसके अलावा जो ट्यूबुलर पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है किडनी में प्रेजेंट है, ट्यूबुलर नेफ्रॉन, वो किसका बना हुआ है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। मेन काम क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना। जो मेनली होगा वो क्या होगा, सिक्रीशन वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट होते हैं जितने भी ग्लैंड है उनके डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो ट्यूबुलर पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का, ट्यूब वाला पार्ट है, उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किडनी में। इनका मेन काम है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करना। द एपिथेलियम ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। ठीक है, जो एपिथेलियम किसके हैं, पीसीटी के हैं, उनके पास वहाँ पे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है बट उनके पास क्या है, उनके पास बोल सकते हैं माइक्रोविलाई है, उनके ऊपर इस तरीके के विलाई लाइक स्ट्रक्चर होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। ठीक है, आप देखते हैं तीसरा कौन है, कॉलमनर एपिथेलियम इज द कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड द सिलेंडर सेल। अब ये क्या है, ये भी सिंगल लेयर की बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि सब तो मॉडिफिकेशन है किसका, सिंपल एपिथेलियम के ही स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है, स्ट्रक्चर में क्या हो, मॉडिफिकेशन। लेकिन जो कॉलमनर एपिथेलियम है इनमें जो सिंगल लेयर तो है ये सेल की, लेकिन ये सेल कैसी है, टॉल है, सिलेंडर लाइक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए सेल क्या है, टॉल है, सिलेंडर लाइक है, सबके पास क्या है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, बट
इनमें जो न्यूक्लियाई होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे, बेस पे प्रेजेंट होंगे, नीचे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे लिखा है दियर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट बेस। इनमें जो न्यूक्लियाई होंगे कॉलमनर एपिथेलियम में कहाँ होंगी, बेस पे प्रेजेंट होंगी। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, जो उनकी फ्री सरफेस है उन पे माइक्रोविलाई हो सकता है, जरूरी नहीं है, कुछ में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करते हैं स्टोमच की, हमारे पेट में इंटेस्टाइन में जो उनके अंदर की लाइनिंग होती है वो किससे बनी हुई, कॉलमनर एपिथेलियम से बनी हुई है। कॉलमनर एपिथेलियम भी क्या है, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है सिंपल एपिथेलियम का। इनमें जो सेल होती हैं वो लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती हैं। न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कुछ के पास क्या होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है फ्री सरफेस पे, ठीक है, सेल के। लेकिन इनके जो न्यूक्लियाई है वो बेस पे प्रेजेंट है हमेशा, चाहे फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहे या ना प्रेजेंट रहे, ये चीज़ कॉमन रहेगी। इसके अलावा ये मोस्टली कहाँ पाए जाएंगे, जो स्टोमच है उनके अंदर की जो लाइनिंग है वो किसके बनी, कॉलमनर एपिथेलियम की बनी। इंटेस्टाइन में भी किसकी लाइनिंग अंदर की बनी, कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई है। इनका मेन काम क्या है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। वैसे ज़्यादा मेनली देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन ही करते हैं ये। इफ़ द columnar or cuboidal cell bear the cilia on their free surface they are called ciliated epithelium। अगर कोलमनर सेल या फिर बोल सकते क्यूबाइडल सेल के ऊपर अगर क्या है, फ्री सरफेस पे कुछ सीलिया प्रेजेंट है तो हम इसे साथ में बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। अब नीट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, देखिए देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। ये जो यहाँ पे जो सिलिएटेड एपिथेलियम क्यों बन गए, इनमें सीलिया क्यों प्रेजेंट हो गया इन सेल में, क्यूबाइडल सेल या फिर कॉलमनर सेल के ऊपर क्यों सीलिया आ गई फ्री सरफेस पे, इसलिए आ गई क्योंकि इनका जो फंक्शन है कि कोई भी पार्टिकल अंदर है या कोई म्यूकस है उसको एक डायरेक्शन में मूव कराना। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल है ये। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो इनर सरफेस में। हॉलो ऑर्गन का मतलब कि ऑर्गन तो है बट अंदर क्या है, खाली है, जगह खाली है। ठीक है, विसरल ऑर्गन जिसे कहते हैं कि ये प्रेजेंट वहाँ होते जो अंदर से खाली होंगे, हॉलो ऑर्गन। जैसे कि यहाँ पे लिखा ब्रोंकियोल्स एंड द फैलोपियन ट्यूब। जो ब्रोंकियोल्स है, फैलोपियन ट्यूब है, वहाँ पे आप देखेंगे कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ब्रोंकियोल्स में क्या होगा, म्यूकस को लेके आएंगे बाहर की तरफ एक डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जब ओवा या एग रिलीज हो जाता है ओवरी से ओव्यूलेशन के टाइम, तो एग को भी आगे ओविडक्ट के थ्रू मूव कराते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में। तो ये क्या है, किसकी हेल्प से हो रहा है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। Some of the columnar or the cuboidal cell get specialized for secretion are called glandular epithelium। कुछ कोलमनर सेल या फिर क्यूबाइडल सेल, यहाँ पे सम लिखा है मतलब कुछ ही कोलमनर सेल या फिर क्यूबाइडल सेल ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कुछ सिक्रीट करने के लिए, कुछ निकालने के लिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ पे भी देख लीजिए कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम है किससे बने हुए हैं। अगर यहाँ पे लिखा इफ, अगर यहाँ पे कोलमनर या फिर क्यूबाइडल सेल के ऊपर फ्री सरफेस के ऊपर क्या आ जाए, सीलिया आ जाए, तो कैसे हो जाएंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो दो ही सेल होंगे, चाहे बोल सकते हैं कोलमनर सेल होंगे या फिर क्यूबाइडल सेल। इसका देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, कोलमनर सेल बियरिंग सीलिया, तो ऊपर ऐसे सीलिया आ जाएगा। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम ये हो गए। लेकिन सम मतलब कुछ जो कोलमनर या फिर क्यूबाइडल सेल है वो स्पेशलाइज्ड हो गए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कुछ सिक्रीशन करेंगे, हम उस टाइप एपिथेलियम को क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं। यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल ग्लोबुलेट सेल इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द मल्टीसेलुलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल सेरेब्रल ग्लैंड। ये दो टाइप के होंगे, एक यूनिसेलुलर होंगे, एक मल्टीसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर वाले कौन से होंगे, जैसे कि एक ही सेल होगा, हम जानते हैं कि ग्लोबुलेट सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है, वो म्यूकस को सिक्रीट करता है, निकालता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर में, तो यहाँ पे जो ढेर सारे सेल हैं किसके, चाहे बोल सकते हैं कोलमनर सेल या फिर क्यूबाइडल सेल, जो क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड हो गए हैं क्या करने के लिए, कुछ सिक्रीशन करने के लिए। तो अगर वो क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाएंगे तो हम बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर है और कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेरेब्रल ग्लैंड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, जो काम कर रहे हैं ग्लैंड के जैसा, कुछ सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर की बात करेंगे कि एक सेल से बने हुए यूनिसेलुलर है, तो ये किस में होंगे, ग्लोबुलेट सेल में होंगे, काम क्या है, म्यूकस को सिक्रीट करना। बात करते हैं यहाँ पे देखिए मल्टी सेलुलर, ये जो ढेर सारे ये सेल से बने हुए, जो मल्टी सेलुलर वाले हैं, यहाँ पे देखिए ढेर सारे सेल से बने हुए सब मल्टी सेलुलर हैं। कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेरेब्रल ग्लैंड में प्रेजेंट है। ये सिक्रीशन कराएंगे किसका, सलाइवा का कराएंगे। आगे चलते हैं। On the basis of mode of pouring of their secretion, gland are divided into two category, namely exocrine, endocrine gland। ठीक है, अगर हम मोड ऑफ उनका जो सिक्रीशन होगा कि डक्ट के थ्रू जा रहा है कि डायरेक्टली
पूरी तरीके से भिगो दे रहा है या प्योर कर दे रहा है किसको, जहाँ पे उसका सिक्रीशन हो रहा है उसके एरिया को, ठीक है, ब्लड में वो सीधे से मतलब पोर कर हो जा रहा है। तो दो टाइप के होंगे, एक्सोक्राइन होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो इनके पास क्या होता है, डक्ट होता है। तो जो इनका सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली ब्लड में ना नहीं जाएगा, वो डक्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है। डक्ट का मतलब क्या है, जैसे एक वेसल्स होगा, छोटा सा नली होगी, कैनाल होगा, उसके थ्रू जाएगा। जैसे कि जो सिक्रीशन है म्यूकस का, अब ग्लोबुलेट सेल उसको रिलीज कर रहा है, या फिर बात करते हैं सलाइवा का, जो कि कौन कर रहा है, सलेवरी ग्लैंड कर रहा है। ईयर वैक्स, जो हमारे कान में बाहर गंदगी होती है, ईयर वैक्स वो। ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, और भी जो सेल के प्रोडक्ट होंगे एक्सोक्राइन होंगे, क्योंकि वो डक्ट के थ्रू रिलीज हो रहे हैं। दीज प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट और ट्यूब। ये जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डक्ट या ट्यूब के थ्रू निकलेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके पास कोई भी डक्ट नहीं है, मतलब उनका जो भी सिक्रेशन होगा वो डायरेक्टली कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। ना उनके पास डक्ट है, ना कोई ट्यूब से, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दियर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। जो उनका सिक्रीशन होगा एंडोक्राइन ग्लैंड का, वो कौन होंगे, हार्मोन्स होंगे, सिर्फ हार्मोन होगा, जो कि डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है, जो बॉडी की फ्लूइड है, मतलब जो ब्लड हो गया उनमें डायरेक्टली आ जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इनका सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ आ रहा है, फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, की जो फ्लूइड है वो ग्लैंड को पूरी तरीके से नहला दे रहा है, मतलब ब्लड के थ्रू जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पहले ही जानते हैं कि इनके पास जो सेल की लेयर होगी वो 2 या 2 से ज़्यादा होगी। मेन काम क्या है, इनका प्रोटेक्शन करना, जैसे कि हमारी स्किन है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम इज वन और मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर ऑफ द सेल, थस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो कंपाउंड एपिथेलियम होंगे इनके पास एक या एक से ज़्यादा मल्टी लेयर्ड होंगे, और इनका लिमिटेड रोल है, बहुत कम रोल है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। इनका ज़्यादा करके प्रोटेक्शन में रोल है। Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stress. इनका जो मेन फंक्शन क्या है कंपाउंड एपिथेलियम का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, चाहे केमिकल हो या मैकेनिकल स्ट्रेस, दोनों से। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। जो ड्राई सरफेस है उस पर हमारे जो बाहर की कवरिंग कर रहा है स्किन की। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, हमारे बकल कैविटी में देखेंगे यहाँ ये सब मॉइस्ट है, उसके ऊपर भी कौन है, कंपाउंड एपिथेलियम है। हमारा जो फेरिंग्स है, जो बोल सकते हैं कि कॉमन पासेज है एयर और वाटर का, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, जो सैलिवरी ग्लैंड का इनर लाइनिंग डक्ट है वो भी किससे बना, कंपाउंड एपिथेलियम का बना हुआ है। और जो पैनक्रियास है, जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो भी किससे बने, कंपाउंड एपिथेलियम। मतलब कि यहाँ पे देखिए कि जो हमारी बॉडी का सरफेस जो ड्राई है स्किन का, वो भी किससे, कंपाउंड एपिथेलियम हो गया। चाहे बकल कैविटी का जो मॉइस्ट सरफेस है, ठीक है, वो भी किससे है, कंपाउंड एपिथेलियम का। जो फेरिंग्स हो गया वो कंपाउंड एपिथेलियम। इनर लाइनिंग हो गई, चाहे सैलिवरी ग्लैंड का डक्ट हो गया, चाहे पैनक्रियास का डक्ट हो गया, दोनों में क्या होंगे, कंपाउंड एपिथेलियम होंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड एपिथेलियम में 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे मल्टी लेयर है, 4-5 लेयर यहाँ पे दी गई है, और इनका बहुत कम रोल है एब्जॉर्प्शन और किसमें, सिक्रीशन में। इनका मेन रोल किसमें, प्रोटेक्शन में। आगे देखते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का। देखिए, ऑल सेल इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। जितने भी सेल होंगे किसके, एपिथेलियम के, वो एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे, किसकी हेल्प से, इंटरसेलुलर मटेरियल के हेल्प से। इन नियरली ऑल द एनिमल टिश्यू, हम लगभग सारे एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल, कि अगर हम सारे लगभग सारे एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज जंक्शन होता है, जिसकी वजह से चाहे स्ट्रक्चरली चाहे फंक्शनली यहाँ पे सेल, इंडिविजुअल सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चाहे स्ट्रक्चर के थ्रू बाहर से ही यहाँ पे जोड़ दिया जाए, या फिर फंक्शन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सेल होंगे, ठीक है, इंडिविजुअल के एक दूसरे से जुड़े होंगे। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। यहाँ पे 3 तरीके के जंक्शंस पाए जाते हैं एपिथेलियम में या फिर दूसरे टिश्यूज में भी। दीज आर टाइट जंक्शन हो गया, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, ठीक है। टाइट जंक्शन हो गया, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। अब एक एक करके देखते हैं। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम द लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। जो टाइट जंक्शन होंगे वो क्या करेंगे, अगर कोई सब्सटेंस लीक कर रहा है किसी भी टिश्यू से तो उसे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, रोक देंगे, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू द कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर। एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है, सीमेंटिंग करना। मतलब कि अगर 2 ईंट है, अगर हमको जोड़ना है तो क्या करते हैं, बीच में सीमेंट लगा देते हैं ताकि जुड़ जाएं। तो ऐसे एडहेरिंग जंक्शन भी क्या करता है कि 2 इंडिविजुअल यहाँ पे सेल हैं अलग अलग, लेकिन इनको जोड़ दे रहा है बीच से, इनमें सीमेंटिंग कर दे रहा है ताकि ये फिर एक दूसरे से जुड़ जाए, ठीक।
गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल। जो गैप जंक्शन होगा ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, कम्युनिकेशन कराता है। यहाँ पे मान लीजिए एक सेल है, दूसरा यहाँ है, बीच में गैप जंक्शन प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इसके साइटोप्लाज्म का मटेरियल है, इसके साइटोप्लाज्म का मटेरियल, दोनों का क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे कुछ आयंस होंगे जो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर हो जाएंगे, किसके थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू। कभी कभी बिग मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कि जो गैप जंक्शन ये क्या करता है, सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, बातचीत कराता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक दूसरे की जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है इजीली क्या हो, थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर हो सके। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, आयन बहुत जल्दी से ट्रांसफर हो जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो जाएंगे। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स, लेकिन कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर हो जाते हैं, किसकी हेल्प से, गैप जंक्शन की। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइट जंक्शन क्या करता है कि अगर कोई सब्सटेंस लीक कर रहा है तो उसको रोकेगा। जैसे पानी कहीं से, घर है, घर की जो टंकी है वो मान लीजिए कि टूट गई है, तो पानी लीक कर रहा है, तो हम कुछ बाहर से क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, वहाँ पे लेके आके कुछ बाहर से ही हम लोग कवर कर देंगे, वहाँ पे चिपका देंगे ताकि वहाँ से पानी ना निकले। तो ये क्या कर रहा है, टाइट जंक्शन बस ये स्टॉप कर रहा है कि लीक ना हो सब्सटेंस। एडहेरिंग जंक्शन क्या कर रहा है कि अगर हम दो ईंट को एक पास ला के उसको जोड़ना चाहेंगे सीमेंट की तरह, तो ये भी कर रहा है कि दो इंडिविजुअल सेल हैं उसको पास ला के, जो पड़ोसी सेल है उनमें क्या कर रहा है, सीमेंटिंग करा रहा है, उनको जोड़ रहा है। और गैप जंक्शन क्या कर रहा है कि जो इंडिविजुअल सेल हैं उनके साइटोप्लाज्म के बीच में कम्युनिकेशन करा रहा है और यहाँ पे रैपिड ट्रांसफर कराएगा आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स का भी करा देगा। ठीक है, आगे चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू के पास। कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबेंडेड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बहुत अबेंडेंट होते हैं। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो मोस्ट अबेंडेंट है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्यों, इसका काम क्या है कि ये पूरी बॉडी में जो एनिमल का कॉम्प्लेक्स बॉडी इसमें सबको जोड़ के रखता है। दे आर नेम कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए नाम क्यों रखा गया कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज ऑफ दियर स्पेशल फंक्शन ऑफ द लिंकिंग एंड सपोर्टिंग द अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए रखा गया कि इनका काम ही क्या है कि लिंक करके, जोड़ के, सपोर्ट करना है, किसको, टिश्यू को, ऑर्गन को। ठीक है, बॉडी के अंदर उनको जोड़ के रखना है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप। ठीक है, ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू तक होते हैं, विच इंक्लूडेड कार्टिलेजेस, बोन्स, एडिपोज एंड ब्लड। जिसमें कौन आएगा, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन ऑल, अब देखिए एकदम खास लाइन, मतलब यहाँ पे आपको आना चाहिए। In all connective tissue except blood, the cell secrete fiber of the structure protein called collagen और elastin। जितने भी टिश्यू आएंगे कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड को छोड़ के, सबके पास क्या होगा, खुद का फाइबर होगा, जो स्ट्रक्चर प्रोटीन जिसे हम बोल सकते हैं कोलेजन या फिर इलास्टिन प्रेजेंट होगा। ब्लड के पास कोई खुद का अपना फाइबर नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड को छोड़कर बाकी सब क्या करेंगे, उनके पास ऐसे सेल होंगे जो सिक्रीट करेंगे फाइबर, स्ट्रक्चर प्रोटीन जिसका नाम है कोलेजन या फिर इलास्टिन होगा। ब्लड के पास कोई फाइबर नहीं होता, कोई इसके पास इलास्टिन या कोलेजन कुछ नहीं प्रेजेंट होता। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। ये फाइबर जो होते हैं, जो यहाँ पे फाइबर हैं, जिनके पास फाइबर प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, किसको, टिश्यू को देते हैं। Their cell are also secreted modified polysaccharide which accumulate between the cell and the fiber act as the matrix ground substance। ठीक है, कुछ इनमें से जो इनके सेल्स हैं ये क्या करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, जैसे हम बोल सकते हैं हाइड्रोनिक एसिड। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि इनके जो सेल हैं कुछ सिक्रीट करते हैं क्या, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, जो अकुमुलेट होते हैं कहाँ, सेल के बीच में। ठीक है, जो एक एक्यूमुलेट होंगे सेल के बीच में होंगे और जो फाइबर्स होंगे उनके भी बीच में होंगे। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेट कहाँ हो रहे, सेल और फाइबर दोनों के बीच में, और ये एक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, ग्राउंड मैट्रिक्स दे रहा है या ग्राउंड सब्सटेंस दे रहा है। तो याद रखिए कि जो इनके सेल हैं वो सिक्रीट करेंगे मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड। ठीक, जो एक्यूमुलेट होंगे, चाहे सेल हो गया चाहे फाइबर, उनके बीच में, और ये क्या दे रहा है, मान लीजिए पूरा ये ग्राउंड में, ये पूरी मैट्रिक्स में क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड से, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइबर है, ये फाइबर है, ये फाइबर, मतलब जो मैट्रिक्स है, जो बैकग्राउंड है, किसका बना हुआ है, बोल सकते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड का बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड 3 टाइप। जो कनेक्टिव टिश्यू हैं 3 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं।
लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। द लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज अ सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनके जो सेल होंगे, फाइबर होंगे, जो इनका बोल सकते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स है, जो किसके बने हुए हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। जो पीछे का जो ग्राउंड है या फिर हम बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स है किसका बना हुआ, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। तो इनमें जो फाइबर होंगे, जो सेल होंगे, वो बहुत लूजली अरेंज्ड हैं। ठीक है, एक दूसरे से लूजली अरेंज्ड है, इसीलिए इनका नाम रखा गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल है जैसे एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। जो एरियोलर टिश्यू होगा हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ऑफन इट सर्व एज द सपोर्ट फ्रेम वर्क फॉर द एपिथेलियम। इसका मेन काम क्या है एरियोलर टिश्यू का? अब सबसे ऊपर तो एपिथेलियम होगा, इसके बाद कौन होगा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो याद रखिए जो हमारी स्किन है ये क्या है, एपिथेलियम है, सबसे ऊपर वाला सरफेस। इसके बाद कौन है, कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी कौन सा, एरियोलर टिश्यू है। ठीक है, जो हमारे स्किन के नीचे है। ऑफन इसका दूसरा काम ये भी है कि क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एक फ्रेमवर्क दे रहा है किसको, एपिथेलियम को। क्योंकि नीचे कौन है, हमारे स्किन के नीचे जस्ट कौन है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके फाइबर सेल क्या है, अपने मैट्रिक्स में लूजली बोल सकते हैं अरेंज्ड है। इसके ऊपर कौन है, सबसे अपर कौन है, एपिथेलियम है। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम हमारे स्किन है। तो ये क्या दे रहा है उसको, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है हमारे कंपाउंड एपिथेलियम या हमारे स्किन को क्या दे रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है। आगे देखते हैं, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस और सिक्रीट फाइबर, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। ठीक है, इसके अलावा इसके पास जो लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू है, उसके बाद क्या है कि फाइब्रोब्लास्ट है, ऐसे सेल जो क्या करते हैं, फाइबर को बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैक्रोफेजेस हैं और मास्ट सेल भी प्रेजेंट है। मैक्रोफेज ऐसे सेल होते हैं जो जहाँ देखते हैं ये टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेज सबसे खास बात, ये मैक्रोफेज जो होते हैं टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में नहीं, टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है कि अगर जैसे पैथोजन देख लिया, एंटीजन देख लिया, उसको क्या करेगा, निगल लेगा, खा लेगा। और मास्ट सेल क्या होते हैं, इससे ही हमको एलर्जी वगैरह जब भी होती है तो इससे ही क्या निकलते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सब ये रिलीज करता है मास्ट सेल। अब दूसरा कौन सा है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, पहला तो एरियोलर टिश्यू हो गया, दूसरा है एडिपोज टिश्यू है। अब एडिपोज टिश्यू के बारे में देखते हैं। इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड बीनीथ द स्किन। ये भी क्या है, दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये भी स्किन के अंदर ही प्रेजेंट है। अब इनका फंक्शन देखिए, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ये सेल जो है एडिपोज टिश्यू के जो सेल हैं ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो गए। ये क्या करते हैं, जो फैट है उसको स्टोर करके रखते हैं। अगर कोई इंसान मोटा है ना तो उनमें क्या बोल सकते हैं, एडिपोज टिश्यू में खूब फैट भरे हुए हैं। ठीक है, the excess of the nutrient which are not used immediately are converted into fat and stored in this tissue। ठीक है, अगर हम लोग एक्सेस में खाना खा ले, जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो खाना कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा हमारी बॉडी में, तो वही फैट के फॉर्म में स्टोर होता है कहाँ, एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, यहाँ पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे देख लिए कि हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टिश्यू हैं, एरियोलर, दूसरा है एडिपोज। एरियोलर जस्ट हमारे बोल सकते हैं कंपाउंड एपिथेलियम या स्किन के जस्ट नीचे है। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एपिथेलियम को। इसके पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मतलब कि ऐसे सेल जो क्या करते हैं, बनाते हैं फाइबर और सिक्रेट करते हैं। मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं इस टिश्यू के पास और मास्ट सेल होते हैं। एडिपोज टिश्यू भी एक दूसरे टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी हम लोग एक्सेस में खाना खा लेते हैं, जो भी खाना हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट एक्सेस में हो गए, जिसका अभी कोई काम नहीं है, यूज़ नहीं करना है, तो फैट के फॉर्म में स्टोर कहाँ होते हैं, एडिपोज टिश्यू में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो हैं, एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज। एरियोलर में देखते हैं, ये देखिए मैक्रोफेज सेल यहाँ प्रेजेंट है, या मैक्रोफेज सेल या टिश्यू बोल सकते हैं। ये जो एडिपोज टिश्यू है इनमें ही मैक्रोफेज सेल प्रेजेंट है। इनका मेन काम क्या है कि कोई पैथोजन देख लिया, कोई एंटीजन देख लिया जो बॉडी का नहीं है, बाहर से आया हुआ है, उसको क्या करें, इनगल्फ कर लेगा। इसके अलावा देखिए मास्ट सेल भी होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट जो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सारे केमिकल को रिलीज करते हैं। ये हो गए देखिए फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट क्या है, ऐसे सेल हैं जो क्या करते हैं, खुद फाइबर बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कोलेजन के फाइबर हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है, सब एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में देखेंगे कि ये पूरा बीच में एरिया पूरा खाली है। ठीक है, इस सेल में कि यहाँ पे फैट स्टोरेज एरिया है। यहाँ पे ही क्या होता है, इनका मेन फंक्शन ही क्या है एडिपोज टिश्यू का, कि ये जो एक्सेस खाना बच गया है या न्यूट्रिएंट जो है हमको यूज़ नहीं करना है, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर होकर रहेंगे।
तो हमारी बॉडी में वो फैट के फॉर्म में स्टोर होकर रहते हैं। कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में। तो यहाँ पे जो फैट स्टोरेज एरिया है कितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियस एकदम पेरीफेरी पे एकदम किनारे हैं। हम जनरली देखते हैं कि कोई भी सेल है न्यूक्लियस बीच में रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो एडिपोज टिश्यू है इनमें देखिए एकदम पेरीफेरी पे, किनारे पे, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा चाहिए फैट स्टोरेज के लिए, ठीक है। और साइड में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा, आगे देखते हैं, आगे है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखते हैं फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइबर है और फाइब्रोब्लास्ट का मतलब ऐसे सेल जो फाइबर्स बनाते हैं, तो ये क्या होंगे? कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। लेकिन लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था? जो फाइबर थे, फाइब्रोब्लास्ट थे, वो लूजली पैक्ड थे, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर सो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक है। जो ओरिएंटेशन है फाइबर का, अगर रेगुलर है, इस तरीके से फाइबर अरेंज्ड है अपने मैट्रिक्स में, तो कैसे हो गए? डेंस रेगुलर टिश्यू हो गए। लेकिन इरेगुलर है, इस तरीके से फाइबर अरेंज्ड है, कहीं इस तरीके से, कहीं इस तरीके से अपने मैट्रिक्स में, तो हम क्या बोलेंगे? डेंस इरेगुलर टिश्यू बोलेंगे। इनके ओरिएंटेशन पे रखा गया। अगर सीक्वेंस में है सब, ठीक है, तो ये कैसे हो गए? डेंस रेगुलर हो गए। अगर बिना सीक्वेंस के तो इसे बोलेंगे डेंस इरेगुलर। In dense regular connective tissue, the collagen fiber are present in row between many parallel बंडल ऑफ द फाइबर, ठीक है। अगर हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे कि जो कोलेजन फाइबर है ना, वो प्रेजेंट है किसमें? रो के फॉर्म में प्रेजेंट है और पैरेलल है एक दूसरे से। मतलब जो बंडल ऑफ फाइबर है वो किस तरीके से प्रेजेंट है? पैरेलली प्रेजेंट है, क्योंकि इनके ओरिएंटेशन पे ही तो इनका नाम रखा गया है, क्या? डेंस रेगुलर टिश्यू, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल बेस्ट क्या है? टेंडन विच अटैच द स्केलेटल मसल टू बोन। जो टेंडन होता है ये क्या करता है? जो हमारी स्केलेटन मसल है उसको किससे जोड़ता है? बोन से जोड़ता है, ठीक है। बात करते हैं लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर बोन आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। जो लिगामेंट होते हैं बोन से बोन को जोड़ते हैं। हमने लिगामेंट बहुत जगह सुना होगा नाम, तो याद रखिए कि जो टेंडन हो गए वो क्या करते हैं? जो हमारी स्केलेटन मसल है, ठीक है। स्केलेटन मसल वो होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं? अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। जैसे मैं अपना हाथ इधर उधर कर रही हूँ, क्या? हमारे स्केलेटन मसल से, ठीक है। तो जो स्केलेटन मसल होता है वो जब बोन से जुड़ा होता है, किसकी हेल्प से? टेंडन से। अगर कोई बोन से बोन जुड़ा हुआ है तो किसकी हेल्प से होगा? लिगामेंट से होगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? ये डेंस रेगुलर टिश्यू का है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, ठीक है। जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इनमें जो फाइब्रोब्लास्ट है या मोस्टली जो कोलेजन है, जो फाइबर है, वो क्या होते हैं? ओरिएंटेड है डिफरेंटली, मतलब कि वो सेम सीक्वेंस या पैरेलल नहीं एक दूसरे से। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन। जो ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्किन में। हम जानते हैं कि कोलेजन ज़्यादा करके हमारे फेस में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में कोलेजन ही ऐसा प्रोटीन है जो बोल सकते हैं हमको जवान बना के रखता है, यंग बना के रखता है। तो इसका मतलब कि हमारी बॉडी में या हमारी जो स्किन है, बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसके फाइब्रोब्लास्ट या फिर बोल सकते हैं जो उसके बहुत सारे फाइबर मोस्टली कोलेजन क्या होते हैं? डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये वाले रेगुलर वाले होंगे, ये वाले इरेगुलर। नाम से लग रहा है कि रेगुलर क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या होंगे? पैरेलली अरेंज्ड हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कैसे हो गए कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बेस्ट एग्जांपल है टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन का काम क्या है कि जो हमारे स्केलेटन मसल है उसको बोन से जोड़ के रख रहा है। लिगामेंट का काम है एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ के रख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? कोलेजन फाइबर है, ठीक है। इनमें भी देखिए कोलेजन फाइबर है प्रेजेंट इस तरीके से। डेंस इरेगुलर में क्या होगा कि जो कोलेजन फाइबर है, जो इसमें बोल सकते हैं कि जो फाइब्रोब्लास्ट है वो क्या है? अरेंज्ड बहुत अलग अलग तरीके से, उनका ओरिएंटेशन बहुत खराब है। देखिए इस तरीके से अरेंज, इसे हम क्या बोलेंगे? डेंस इरेगुलर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दिया गया है कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, या बोल सकते हैं इसका मोस्टली जो कोलेजन है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर द वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कौन कौन? कार्टिलेज हो गए, यहाँ पे देखिए कार्टिलेज हो गए, बोन हो गए या फिर ब्लड होंगे। ये क्या होंगे? ये भी डिफरेंट टाइप के एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलेज। अगर हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में, तो वहाँ पे जो इंटरसेलुलर मटेरियल होगा कार्टिलेज का वो सॉलिड होगा, पेलिबल होगा एंड रेजिस्ट टू कंप्रेशन, ठीक है। इनका जो इंटरसेलुलर मटेरियल कैसा होगा? वो सॉलिड होगा। पेलिबल का मतलब होगा कि वो मुड़ सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम उसको टच करेंगे तो क्या होगा? मूवमेंट दिखाएंगे, ठीक है। रेजिस्ट टू कंप्रेशन, कंप्रेस नहीं होंगे बट बोल सकते हैं हिल डुल सकते हैं, ठीक है। सेल ऑफ दिस टिश्यू, इसे बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। जो सेल होंगे किसके? कार्टिलेज के, उनका नाम क्या होता है? कॉन्ड्रियोसाइट होते हैं। आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक स्मॉल कैविटी होती है जहाँ उनकी मैट्रिक्स होती है, वहाँ पे सिक्रेट होते हैं। मतलब कि कार्टिलेज किससे बनता है? ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल से बनते हैं।
मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। अगर हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो में, ठीक है, मैमल्स की बात कर रहे हैं या फिर वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं हम, कि मोस्ट ऑफ द जो कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में, एम्ब्रियो में, वो आगे चल के रिप्लेस हो जाते हैं एडल्ट में, किससे? बोन से हो जाते हैं, ठीक है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, जो हमारी टिप है नोज की, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। इसके अलावा आउटर ईयर ज्वाइंट, जो आउटर ईयर ज्वाइंट है ये भी क्या है? कार्टिलेज के बने हुए हैं। बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इनमें जो एडजेसेंट बोन है, ठीक है, तो वो भी किससे बनी हुई? कार्टिलेज की बनी हुई है। लिम्फ एंड हैंड इन द एडल्ट, जो लिम्फ है और हैंड है किसमें? एडल्ट में, वो भी क्या है? कार्टिलेज की बनी हुई है। तो जो कार्टिलेज होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, वो पेलेबल है, थोड़े से उनको मूव, देखिए नाक को आप ऐसे ऐसे मूव करें लेकिन इसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो वो रजिस्ट करते हैं। साथ में इनके पास ऐसे सेल होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल, जो क्या करते हैं? कार्टिलेज वाले सेल को बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट्स में, वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं एम्ब्रियो में, किससे? एडल्ट होने पे बोन से हो जाते हैं। जैसे कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? जो नोज के टिप है वहाँ प्रेजेंट है, जो आउटर ईयर ज्वाइंट है यहाँ प्रेजेंट है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे भी कार्टिलेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिम्फ्स की बात करते हैं, हैंड के एडल्ट में, वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये क्या है? कोलेजन फाइबर है, और उसी फाइबर में क्या होंगे? कार्टिलेज के सेल प्रेजेंट होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट, जो कार्टिलेज को बनाता है। आगे देखते हैं, बोन की तरफ चलते हैं। बोन भी क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन हैव हार्ड एंड नॉन पेलेबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर विच गिव्स बोन इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। जो बोन है वो कैसे होते हैं? हार्ड। बोन तो टच भी करेंगे, हार्ड होते हैं। नॉन पेलेबल, आप उसको बोन को मोड़ भी नहीं सकते, जैसे आपने कुछ किया वो टूट जाएगा, ठीक है। तो वो सकते हार्ड होगा, नॉन पेलेबल ग्राउंड सब्सटेंस होगा, और इनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम के साल्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा कोलेजन के फाइबर पाए जाते हैं ताकि इसको स्ट्रेंथ दे, ठीक है, मजबूती बना के रखें। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? कैल्शियम के साल्ट होंगे और कोलेजन के फाइबर होंगे, जो बोन को क्या देते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो बोन है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये मेन टिश्यू है जो क्या करता है? हमारे बॉडी का जो फ्रेम है, अगर बोन हमारे स्ट्रेट है तो हम इस तरीके से स्ट्रेट है, अगर बोन थोड़ा भी टेढ़ा हो गया तो हमारी बॉडी भी झुक जाएगी। तो ये क्या दे रहा है? पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेम दे रहा है हमारे बॉडी का। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन, जो बोन्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बचाते हैं किसको? जो सॉफ्टवेयर टिश्यू होते हैं और जो ऑर्गन होते हैं उनको, ठीक है। द बोन सेल, इसे बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, आर प्रेजेंट इन दिस स्पेस का ल्यूकेना, जो बोन के सेल होंगे, जैसे हमने देखा था कार्टिलेज के जो सेल थे कॉन्ड्रोसाइट बोल रहे थे, अब बोन के जो सेल होंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे। वो भी एक छोटे से स्पेस में प्रेजेंट होंगे जिसको बोलते हैं ल्यूकेना, ठीक है। लिम्फ बोन सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग सर्व अ वेट बियरिंग फंक्शन, जो लिम्फ बोन है हमारे पैर हाथ का बोन में, किसकी बात की जा रही है? वो लेग की बात की जा रही है। पैर का जो बोन है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, जिसका नाम क्या है? फीमर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी का। ये क्या कर रहा है? जो पूरे बॉडी का जो वेट है उसको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, उसको झेल रहा है। उसका फंक्शन क्या है कि जो हमारे लेग्स हैं, ठीक है, उनमें जो फीमर है ये पूरे हमारे बॉडी का जो वेट है उसको क्या किया है? सपोर्ट करके उसको पकड़ा हुआ है। They also interact with the skeleton muscle attached to them to bring about movement. इसके अलावा जो बोन्स होते हैं वो स्केलेटन मसल से भी जुड़े होते हैं, ताकि जिस तरीके से हम जहाँ पे भी अपना हाथ मूव करा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसका पूरा इंट्रैक्शन किसके साथ है? स्केलेटन मसल के साथ है, जो स्केलेटन मसल को हम मूव करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। द बोन मैरो इज सम बोन इज द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल। जो बोन मैरो होते हैं कुछ सेल के, वो साइट होते हैं किसके? ब्लड सेल के। ब्लड सेल में कौन हो सकता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। तो जो बोन होगा उसमें भी कौन सा बोन? बोन मैरो वाला बोन, जो हमारे जो फीमर है, जो हमारे लॉन्गेस्ट बोन है, वहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट है। और वहीं पे क्या होता है कि इनमें जो साइट होता है, प्रोडक्शन होता है वहाँ पे आरबीसी का। आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं बोन का। ये क्या है? बोन का स्ट्रक्चर। ये जो बीच में छोटी सी कैविटी या बोल सकते जगह, यहाँ पे ल्यूकेना है, और यहीं पे क्या पाया जाता है? ऑस्टियोसाइट पाया जाता है, मीन्स ऐसे सेल जो क्या बनाते हैं? बोन को, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक है। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इनमें क्या होगा? ये फ्लूइड होगा पूरे तरीके से। ब्लड सबने देखा है क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिनमें क्या होगा? प्लाज्मा होगा। कितना परसेंट होगा? 55% प्लाज्मा होगा, जो 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आ जाएंगे, तीनों मिला के। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस।
ये कैसे होते हैं? मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वेरियस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करा पाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गया, ऑक्सीजन, CO2, इसी के थ्रू, ब्लड के थ्रू क्या होता है, टिश्यू के पास जाता है और फिर इसके अपने अपने ऑर्गन के पास जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, ये आरबीसी का दिया गया है। ठीक है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है राउंड भी होता है और बाई कॉनकेव भी होता है, इस तरीके से भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डब्ल्यूबीसी का एमेबॉइड शेप होता है, प्लेटलेट का तो कोई शेप नहीं है, बस छोटा सा स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंडर फाइबर अरेंज इन द पैरेलल रे। जो हमारा मसल है किससे बना हुआ है? लॉन्ग सिलेंडर फाइबर जो एक साथ अरेंज्ड है, वो पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, दीज फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल कॉल्ड मायोफिब्रिल। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल के जो टिश्यू होते हैं, जो हमारा मसल है वो किससे बना हुआ है? उसमें लॉन्ग सिलेंडर फाइबर्स हैं और ये फाइबर बने हुए छोटे छोटे फाइन किससे? फिब्रिल से। इसे हम बोलते हैं मायोफिब्रिल, मतलब फाइबर भी छोटे छोटे फाइन फिब्रिल से बना हुआ है। ठीक है, इसे बोलेंगे मायोफिब्रिल। Muscle fibers contract, shorten in response to stimulus and then relax, lengthen and return to their uncontracted state in the coordinated fashion। अगर मसल क्या हो जाए? कम हो जाए, मतलब उनकी जो लेंथ है कम हो जाए, शॉर्टन हो जाए, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। लेकिन जैसे ही मसल क्या हो जाए? लॉन्ग हो जाए, उसकी मतलब बोल सकते हैं लेंथ क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो वो रिलैक्स फॉर्म में हो जाएंगे। अगर हम बाहर से कोई स्टिमुलस दे, कोई मुझे यहाँ से पिन से पिंच कर दे, तो मेरी मसल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी। ठीक है, अपने लेंथ को कम कर लेंगी। लेकिन जैसे नॉर्मल हुआ तो क्या हो जाएगा? जो मसल रिलैक्स स्टेज में जो मसल्स होंगे क्या हो जाएंगे? लेंथन हो जाएंगी, फिर से अपने वही पुराने वाले पोजिशन में आ जाएंगे जो अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट था। दियर एक्शन मूव्स the body to adjust to change in the environment and maintain the position of the various part of the body। ठीक है, जो मस्कुलर टिश्यू है, जो मसल के जो टिश्यूज हैं, उनका जो एक्शन होता है बॉडी को एडजस्ट करने के लिए होता है, अपने चेंज करें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपना जो बोल सकते हैं अपना पोस्चर हो गया, ठीक है, अपना मूवमेंट हो गया, जैसे भी चेंज करना किसकी हेल्प से करें? मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से कर रहे हैं, ताकि अपने पोजिशन को वेरियस पार्ट में हमारे बॉडी की जो पोजिशन है उसको क्या कर सके? चेंज कर सके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल दी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अगर जनरली बात करते हैं, जो मसल से होते हैं वो जितने भी एक्टिव रोल होते हैं, जो भी फिजिकली रोल होते हैं जो बाहर से हम कर सकते हैं, वो मूवमेंट कराते हैं हमारे पूरे बॉडी में। मसल्स आर 3 टाइप। मसल भी 3 टाइप के होंगे, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। नाम से ही लग रहा है, स्मूथ का मतलब जो हमारे स्मूथ वाले जो पार्ट है, मतलब कि हम बोल सकते हैं जो हमारे हॉलो ऑर्गन से वहाँ प्रेजेंट होंगे। स्केलेटन वाले तो हम नाम से ही जानते हैं कि जो हमारे स्केलेटन सिस्टम के पास होंगे, जो इससे हम मूवमेंट कर सकते हैं। और कार्डिक, दिल की मसल्स। ठीक है, बात करते हैं स्केलेटन मसल के बारे में। टिश्यू, स्केलेटन मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटन बोन। जो स्केलेटन मसल टिश्यू होगी वो क्लोजली अटैच होगी किससे? जो स्केलेटन बोन है उससे। ठीक है, in typical muscles such as biceps, striated stripe skeletal muscle fiber are bundled together in parallel fashion। अगर हम बात करते हैं बाइसेप्स के बारे में बात करते हैं, तो ये कैसे मसल्स होते हैं? स्ट्रेटेड स्ट्राइप मसल है, स्केलेटन मसल है, जो कि पैरेलली क्या होते हैं? एक साथ इकट्ठा पैरेलल फैशन में होते हैं। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेस द सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू की टफ शीथ है किसके ऊपर है? जो सेवरल मसल फाइबर के जो बंडल हैं, ठीक है, जो मायोफिब्रिल है, जो बंडल से मसल फाइबर के, उसके ऊपर किसकी कवरिंग है? बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। अब आगे देखते हैं स्मूथ मसल के बारे में। स्मूथ मसल फाइबर यहाँ पे ट्रैपर एज बोट इन फ्यूजी फॉर्म एंड डू नॉट सो स्टेरिएशन। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनमें जो फाइबर होंगे वो कैसे होंगे? टैप्टर टाइप के होंगे, मीन्स दोनों एंड के पास क्या होंगे? फ्यूज होंगे, इसलिए फ्यूजी फॉर्म बोलेंगे। और इनमें कोई भी स्टेरिएशन नहीं होता, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करता है। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एज दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू सीट। अगर सेल जंक्शन वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे ये जो मसल फाइबर है, या बोल सकते जो स्मूथ मसल्स एक साथ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे? सेल जंक्शन इनको होल्ड करके एक साथ इकट्ठा करके रखेंगे जब ये बंडल के फॉर्म में होंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की सीथ में कवरिंग होगी। द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स हो गया, स्टोमच, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, हमारे स्टोमच, पेट की, इंटेस्टाइन में, तो इनमें क्या होते हैं? मसल टिश्यू पाए जाते हैं इन ऑर्गन में, क्योंकि हॉलो ऑर्गन है, खाली ऑर्गन है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बोल सकते हैं कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे स्मूथ मसल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो इनमें कवरिंग है, जो बंडल के फॉर्म में तो प्रेजेंट होंगे, और इस पर कवरिंग किसकी होगी? कनेक्टिव टिश्यू की सीथ होगी। ठीक है, स्मूथ मसल आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। जो स्मूथ मसल होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, हम इनके फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग नहीं बदल सकते हैं। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू
मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेरली बाय थिंकिंग एज इट वी डू विद द स्केलेटल मसल। ठीक है, हम अपने थिंकिंग, अपने सोच के अकॉर्डिंग या किसी भी थ्रू हम स्मूथ मसल के जो भी मूवमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि स्केलेटल मसल में हम चेंज कर रहे थे। ठीक है, कार्डिक मसल के बारे में देखते हैं। कार्डिक मसल टिश्यू इज कॉन्ट्राइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन दी हार्ट। जो कार्डिक मसल हैं उनके जो टिश्यू होंगे कॉन्ट्राइल होंगे। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होंगे? सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होंगे। Cell junction fuse the plasma membrane of the cardiac muscle cell and make them stick together। जो सेल जंक्शन होंगे, सेल जंक्शन दोनों जगह पाए जा रहे हैं। देखिए स्मूथ मसल में भी सेल जंक्शन है। जब ढेर सारे बोल सकते हैं मसल फाइबर या बोल सकते हैं ढेर सारे स्मूथ मसल्स एक साथ है बंडल के फॉर्म में, तो वहाँ पे सेल जंक्शन को एक साथ पकड़ के रखा है। ठीक है, सेल जंक्शन ही उसको पकड़ के रखा है स्मूथ मसल्स को, और उसके ऊपर कवरिंग है किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। कार्डिक मसल में भी क्या होता है, जो कार्डिक मसल टिश्यू है उनमें भी देखिए सेल जंक्शन प्रेजेंट होता है, जो फ्यूज किया है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कार्डिक मसल सेल में, और उनको एक साथ चिपका के रखा है। कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट, दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर सेल आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। जो कम्युनिकेशन जंक्शन है इंटरकलेटेड डिस्क कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ जहाँ फ्यूजन हुआ है, जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ है किसमें? कार्डिक मसल्स में, वहाँ प्रेजेंट है, ताकि अगर कोई भी बाहर से स्टिमुलस है, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन अगर एक टिश्यू में हो रहा तो दूसरे में भी हो जाए। मतलब कोई सिग्नल एक सेल अगर रिसीव कर रहा है तो दूसरे वाले जितने भी सेल एक साथ जुड़े हुए हैं किससे? कम्युनिकेशन जंक्शन से, उनको भी वो मिल जाए। ठीक है, स्टिमुलस। आगे देखते हैं इनके स्ट्रक्चर। ये कौन होंगे? स्केलेटन, जिसे हम स्ट्रेटेड मसल बोल सकते हैं। ये होंगे स्मूथ मसल जो कि अनस्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रेटेड हैं। अगर बात करते हैं कार्डिक मसल की, ये भी कैसे होंगे? स्ट्रेटेड मसल होंगे। ठीक है, अगर इसमें देखते हैं स्केलेटल मसल की, तो यहाँ पे देखते हैं कि न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एकदम ध्यान से देखिए, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए। देखिए यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए। ठीक है, लेकिन इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सब देखिए सिलेंडर फॉर्म में एक जैसे एक पास जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखिए पैरेलली जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर भी क्या होती है? बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की सीथ पाई जाती है। ठीक है, ये स्ट्रेटेड होते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये हो गए स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कैसे होते हैं? फ्यूजी फॉर्म होते हैं। यहाँ का एंड भी एकदम चिपक चुका है, साइड का भी एंड हो चुका है, चिपक गया। ये कैसे? देखिए यहाँ पे एक एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो ये कैसे होंगे? यूनि न्यूक्लिएटेड होंगे, एक ही। और ये कैसे होंगे कि नॉन स्ट्रेटेड है। ठीक है, इनमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा ये कैसे होंगे? इनवॉलेंट्री होंगे, ये वॉलेंट्री होंगे, अपने हिसाब से हम बदल सकते हैं। बात करते हैं कार्डिक मसल की। कार्डिक मसल में भी देखेंगे एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। इस तरीके से देखिए ब्रांचिंग पाई जा रही है, तो ये इनके पास एक ही न्यूक्लियस होंगे, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे। साथ में इनमें क्या होती है? ब्रांचिंग पाई जाती है। इनमें भी देखिए अनब्रांच्ड है, ये इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जा रही है, सब पैरेलली अरेंज्ड है, बट ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसमें भी देखिए स्ट्रिएशन पाया जाएगा। इसके अलावा जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, यहाँ पे देखिए जंक्शन पाया जा रहा है कि यहाँ पे अगर एक सेल ने कोई भी सिग्नल रिसीव किया तो ये जंक्शन के थ्रू इस वाले सेल या इस वाले न्यूक्लियस को पहुंचा देगा, और पूरे क्या हो जाएंगी? पूरे में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंसेस देख लीजिए कि जो स्केलेटन मसल होंगे ये कैसे होंगे? वॉलेंट्री होंगे। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री होगा। इसके अलावा ये सिलेंडर होंगे। ठीक है, ये फ्यूजी फॉर्म में होंगे, ये भी क्या होंगे? सिलेंडर होंगे। ये अनब्रांच्ड है, ये वाले ब्रांच्ड होंगे। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए, यूनि न्यूक्लिएटेड, ये हो गए स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रेटेड, ये हो जाएंगे स्ट्रेटेड। ठीक है, इसके अलावा आपको जो कम्युनिकेशन जंक्शन है दो जगह देखने को मिलेगा, एक स्मूथ मसल में और दूसरा किस में देखने को मिलेगा? कार्डिक मसल में, इन द फॉर्म ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क के। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूरल टिश्यू में देखते हैं द न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग द कंडीशन। जो न्यूरल टिश्यू होता है इसका ग्रेटेस्ट कंट्रोल होता है हमारी पूरी बॉडी में। सबसे ज़्यादा अगर कंट्रोल है किसी का तो बोल सकते हैं न्यूरल टिश्यू का या फिर नर्वस सिस्टम का है। ठीक है, इसका पूरा रिस्पॉन्स होता है, उसी वजह से हम अपने आप को चेंज कर पाते हैं। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड एक्साइटेबल सेल। जो न्यूरॉन होते हैं ये न्यूरल सिस्टम के सबसे छोटे यूनिट है या सबसे छोटे सेल है, जो क्या है? एक्साइटेबल है। The neuroglial cell which constitute the rest of the neural system protect and support the neurons। ठीक है, जो न्यूरोगिलियल सेल होंगे, जो न्यूरॉन के सेल होंगे, वो क्या करते हैं? ये कंस्टिट्यूएंट है किसके? न्यूरल सिस्टम के। ये प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे किसको? न्यूरॉन्स को। न्यूरोगिलियल मेक मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में न्यूरल टिश्यू है या फिर बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम है, तो उनमें क्या बोल सकते हैं? 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% से ज़्यादा या हाफ ऑफ द वॉल्यूम क्या है? न्यूरोगिलिया सेल है, जिनका मेन काम क्या होता है कि जो न्यूरल सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट देना, किसको? न्यूरॉन्स को।
आगे देखते हैं, व्हेन न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्वीटली ट्रेवल अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो भी हमारे न्यूरॉन्स है, अगर बाहर से हमने स्टिमुलस दिया, ठीक है, बाहर से हमको मान लीजिए किसी ने पिन से पिंच कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स, उनमें क्या होगा कि तुरंत इन्फॉर्मेशन जाएगा मेरे माइंड तक। किसके थ्रू जाएगा? जो न्यूरॉन्स हैं उनके स्ट्रक्चर के थ्रू। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होगा। जब भी न्यूरॉन्स को हम बाहर से स्टिमुलेट कर देते हैं कोई भी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, जो कि ट्रेवल करता है किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। आगे देखते हैं, arrival of the disturbance at the neuron's ending or output zone trigger event they may be causes the stimulation or inhibition of the adjustment of the neuron and other cell। ठीक है, जो भी न्यूरॉन्स होंगे उनमें डिस्टर्बेंस आएगा उनके न्यूरॉन के एंडिंग में, और आउटपुट जोन आएगा तो ट्रिगर करेगा जो भी कॉज होगा, जो भी स्टिमुलस होगा उसके अकॉर्डिंग कि मुझे एक्शन लेना है, क्या करना है, इनिबिशन जो भी एक्शन है, रिस्पॉन्स है, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरे न्यूरॉन्स एडजस्ट हो जाएंगे और दूसरे सेल भी उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। आगे स्ट्रक्चर देखते हैं जिसका नाम है न्यूरल टिश्यू। इसमें क्या है? न्यूरॉन्स विद न्यूरोगिलिया सेल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट एक्सॉन हो गया, इसके पास बीच में जो स्ट्रक्चर, इसे सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ढेर सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट्स है और यहाँ पे छोटे छोटे न्यूरोगिलिया सेल प्रेजेंट है। और जो न्यूरोगिलिया सेल होते हैं, याद रखिए जो न्यूरल टिश्यू है उनमें जो न्यूरोगिलिया सेल हैं 50% से ज़्यादा इनका वॉल्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे सीधे लिखा कि जो न्यूरोगिलिया सेल होते हैं अप टू मोर देन 1/2 या बोल सकते 50% से ज़्यादा इनका वॉल्यूम होता है किसमें? न्यूरल टिश्यू में, हमारे बॉडी में। ठीक है, आगे देखते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में देखने को मिलता है कि किस तरीके से ऑर्गन या फिर ढेर सारे ऑर्गन मिलके एक सिमिलर फंक्शन करते हैं, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। द बेसिक टिश्यू मेंशन अबव ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन विच इन टर्न एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने बेसिक टिश्यू देख लिए, जो हमने पहले देखा कौन से? एपिथेलियम हो गया। ठीक है, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर हो गया, न्यूरल टिश्यू, ये सब हमने देखा कि किस तरीके से ऑर्गन सिस्टम है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द मोर इफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मिलियन ऑफ सेल कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है, इफिशिएंट होता है, ताकि अच्छे से काम हो सके। किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन? जैसे कि ढेर सारे टिश्यू एक साथ मिल गए तो ऑर्गन बन गया, और एक से ज़्यादा ऑर्गन मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होता है, जिससे कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी हो सके। जो मिलियन ऑफ सेल कहाँ प्रेजेंट है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 1 और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर जो हर एक ऑर्गन एक या एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अवर हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल दी 4 टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। जो हमारा हार्ट है इसके पास चारों टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है, चाहे एपिथेलियम हो, कनेक्टिव टिश्यू हो, ठीक है, चाहे मस्कुलर हो या फिर न्यूरल टिश्यू, ये चारों टिश्यू से बना हुआ है हमारा हार्ट। ठीक है, वी ऑल्सो नोटिस सम केयरफुल स्टडी ऑफ द कॉम्प्लिसिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन नेरेबल ट्रेंड। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें केयरफुली स्टडी की कि कुछ कॉम्प्लिसिटी होती है किसमें? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है, दिस डिसर्नेबल ट्रेंड इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी ट्रेंड। जो जिस तरीके की डिफरेंट चीज़ें हमको देखने को मिलती है, डिफरेंस देखने को मिलता है, ये क्या एवोल्यूशनरी ट्रेंड है। यू are being introduced to the morphology and anatomy of 3 organism at different evolutionary level to show their organization and functioning। अगर आप मॉर्फोलॉजी देखें, बाहर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, किसी 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म ले लेना है, ठीक है, उसका बाहर के मॉर्फोलॉजी देखना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना है, एनाटॉमी देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, किस तरीके से वो उनका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, किस तरीके से फंक्शन करेंगे, सबका अलग अलग हो, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी लेवल पे देखा गया है। इवोल्यूशन हुआ तो सबके फंक्शन, सबके स्ट्रक्चर क्या होंगे? चेंज हो गए। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी फॉर्म और द एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि जो हमको बाहर से दिखता है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो क्या है? ये स्टडी है, मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं जो एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स हैं। इन दी केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइज मीन्स ओनली दिस। ठीक है, अगर हम किस में देखते हैं? प्लांट्स में या फिर माइक्रोब्स में, तो मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं बाहर के स्ट्रक्चर से। इन केस ऑफ एनिमल दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन और द पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर हम बात करते हैं एनिमल के केस में, तो मॉर्फोलॉजी का जो टर्म है किस लिए इस्तेमाल किया गया? एक्सटर्नल अपीयरेंस किसका? ऑर्गन या फिर उसके पार्ट का। जो बॉडी में ऑर्गन है या उसके पार्ट से उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर होगा, उसे हम मॉर्फोलॉजी इन केस ऑफ एनिमल्स में देखते हैं।
द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन द एनिमल। अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी शब्द का, तो इसका पुराने तौर पे जो मतलब है कि हम मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं किसका, इंटरनल ऑर्गन का। एनिमल्स में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हम उसकी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी एनिमल का। यू विल बी लर्न द मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट। ठीक है, आप इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी किसका देखेंगे, अर्थवॉर्म का, जो सिलेबस में नहीं दिया गया है, कॉकरोच का देखेंगे और फ्रॉग का देखेंगे। जो कॉकरोच है ये क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है, मिस नॉन कॉर्डेटा में आते हैं, और जो फ्रॉग होते हैं ये क्या है, वर्टिब्रेट्स, ये कॉर्डेटा में आते हैं। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी नहीं है, टिश्यू वाला पार्ट नहीं है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी चैप्टर का मैंने शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प हो सके। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हो सके वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।